मेरे विद्यार्थियों, आज हम बीएससी सेकेंडरी की बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे, सर्किट एनालिसिस। उसमें सबसे पहले हम बताएंगे कुछ डेफिनेशंस है, उसको अपन क्लियर होगी तो ही अपन आगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जाल क्या होता है। व्हाट इज द जाल? नेटवर्क। नेटवर्क वो होता है, जाल वो होता है जिसके अंदर की विद्युत स्रोत तथा कुछ अवयव जैसे प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरकत्व, धारिता, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि जुड़े हुए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जाल कहते हैं। यह जाल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, सक्रिय जाल। सक्रिय जाल वो होते हैं जिसमें जाल दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय जाल वो होते हैं जिनमें ऊर्जा स्रोत, वोल्टेज या धारा स्रोत उपस्थित होते हैं। मतलब वोल्टेज के अंदर कोई ना कोई एनर्जी सोर्स उसमें जरूर उपस्थित हो तो ही वो एक्टिव सोर्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर की वोल्टता या धारा स्रोत उपस्थित हो तो वो मेरा सक्रिय जाल कहलाएगा। दूसरा है जाल के अंदर ही निष्क्रिय जाल। निष्क्रिय जाल वो जाल होते हैं जिसमें ऊर्जा स्रोत उपस्थित नहीं होते हैं, एब्सेंस ऑफ द एनर्जी सोर्स सच एज वोल्टेज एंड करंट सोर्स। दिस इज द पैसिव नेटवर्क। इसे हम क्या कहेंगे? निष्क्रिय जाल कहेंगे। अब आप पढ़ेंगे सोर्स क्या होता है। व्हाट इज द सोर्स? नेक्स्ट पॉइंट। सोर्स होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। दोनों ही सोर्स क्या होते हैं? वास्तविक और आइडियल होते हैं। रियल और आइडियल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो सोर्स काम में लेते हैं कि वोल्टेज सोर्स है या धारा स्रोत है ना। तो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स जो लेते हैं वो दो, वोल्टेज सोर्स है वो भी दो प्रकार का होगा और धारा स्रोत लेंगे वो भी दो प्रकार का होगा। तो सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वोल्टेज सोर्स होता क्या है। कि वोल्टेज सोर्स भी दो प्रकार का होता है। सबसे पहले तो आदर्श वोल्टेज स्रोत, इसे मैं क्या कहूँगा? आइडियल वोल्टेज सोर्स। इसे इसमें क्या होता है कि यदि किसी वोल्टेज स्रोत में आंतरिक लोड अर्थात प्रतिबाधा उपस्थित न हो तो उसके जुड़े बाह्य लोड अर्थात प्रतिबाधा के किसी भी मान के लिए उस पर वोल्टता का मान स्थिर रहे तो उसे आदर्श वोल्टेज स्रोत कहते हैं। और दूसरा जो वोल्टेज सोर्स होगा वो कहलाएगा मेरा रियल सोर्स, जिसे मैं क्या कहता हूँ? वास्तविक वोल्टेज स्रोत कहेंगे। तो वास्तविक वोल्टेज स्रोत वो होंगे जिसमें प्रत्येक स्रोत का आंतरिक लोड अर्थात आंतरिक प्रतिबाधा होती है जो उसके साथ श्रेणी क्रम में आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसे वोल्टेज स्रोत के साथ बाह्य लोड जोड़ने पर उस वोल्टता का मान बाह्य लोड के परिवर्तन से परिवर्तित होता है और वोल्टता स्थिर नहीं रहती है। तो इस प्रकार के सोर्स जो होंगे वो मेरे वास्तविक वोल्टेज सोर्स कहलाएंगे अर्थात रियल वोल्टेज कहलाएंगे। अब कुछ डेफिनेशन में मैं और आगे बढ़ूं। नेक्स्ट नेक्स्ट में मैं आगे बढ़ूं तो सबसे पहले मेरे पास आएगा कि रेखीय प्रतिबाधा। कि रेखीय प्रतिबाधा क्या होती है? नहीं, सॉरी, इसमें फिर अपने पास क्या हो गया? स्रोत के अंदर एक चीज और रह गई। कौन सी? कि जो मैंने कहा था धारा स्रोत। अब धारा स्रोत देखिए, धारा स्रोत तो पढ़ ही लिया अपन ने। सबसे पहले वोल्टेज स्रोत पढ़ी, अब अपन पढ़ेंगे धारा स्रोत। धारा स्रोत वो होती है धारा स्रोत, करंट सोर्स। करंट सोर्स में सबसे पहले ये भी दो प्रकार की होती है, आदर्श धारा स्रोत और वास्तविक धारा स्रोत। आदर्श धारा स्रोत आइडियल करंट सोर्स वो कहलाएंगे जिसमें कि अनंत प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। उसे हम क्या कहेंगे?
आदर्श धारा स्रोत कहेंगे। और वास्तविक धारा स्रोत वो होगा रियल करंट सोर्स, वो होगा जिसमें एक परिमित मान का प्रतिरोध लगा हुआ माना जाता है, उसे मैं क्या कहूँगा, वास्तविक धारा स्रोत कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा रेखीय प्रतिबाधा, लीनियर इम्पीडेंस। कि रेखीय प्रतिबाधा क्या होती है? प्रतिबाधा दो प्रकार की माने मैंने, एक तो रेखीय प्रतिबाधा होती है और दूसरी होती है द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। तो सबसे पहले मैं रेखीय प्रतिबाधा के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज द लीनियर इम्पीडेंस। लीनियर इम्पीडेंस क्या होता है? यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के, मतलब किसी प्रतिबाधा में बहने वाली धारा का मान उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, इस प्रकार की धारा को प्रतिबाधी, इस प्रतिबाधा को रेखीय प्रतिबाधा कहेंगे। इसमें उदाहरण तौर पे मेरे पास प्रेरकत्व, प्रतिरोध और धारिता आदि है। दूसरा आएगा मेरा द्विपार्श्विक प्रतिरोध प्रतिबाधा, जिसे मैं क्या कहूँगा, बिल्टेरल इम्पिडेंस। बिल्टेरल इम्पिडेंस क्या होता है कि यदि किसी परिपथ में प्रतिबाधा से बहने वाली धारा की दिशा को यदि मैं उलट दूं, अर्थात स्रोत के सोर्स को उल्टा करने पर, जैसे एक सर्किट होता है जिसके अंदर की वोल्टेज और करंट जुड़ा हुआ होता है, वोल्टेज और करंट जुड़ा हुआ होता है, उसके अंदर जो वोल्टेज जो जुड़ी होती है, एक तो प्लस और एक माइनस होती है, उस वोल्टेज के यदि मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, सोर्स के प्लस माइनस चेंज कर देता हूँ, तो उसकी प्रतिबाधा, उस प्रतिबाधा को क्या कहते हैं, अर्थात उल्टा करने पर धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे मैं क्या करता हूँ, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। जैसे वही सेम प्रतिरोध, प्रेरकत्व, धारिता आदि इसके उदाहरण है। अब मैं नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है व्हाट इज द शाखा, ब्रांच। ब्रांचेज अपन कहते हैं ना, जैसे बैंक की इतनी सारी ब्रांच है, एसबीआई की एक ब्रांच यहाँ है, एक ब्रांच टॉप में है, एक ब्रांच न्यूआई में है, तो उसकी शाखाएं। इसी प्रकार जो सर्किट होता है, एक मेरा परिपथ होता है, उसमें खूब सारे उसकी शाखाएं होती हैं उसकी, जैसे एक पेड़ की शाखा होती है, खूब सारे उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उसी प्रकार से परिपथ में भी छोटे छोटे खूब सारी की शाखाएं होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये चित्र जो दिखाया गया है, इस चित्र में देखिए आप कि वोल्टेज सोर्स तो मैंने क्या लिया, प्लस माइनस ए के रूप में एक वोल्टेज सोर्स ले लिया, ये इसकी एक शाखा ए और बी एक शाखा है, इसी प्रकार से बी और एफ ये भी शाखा है ना, इसके साथ एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार से बी और सी के बीच में भी जुड़ा हुआ है, ये भी एक शाखा हो गई, सी और ई के बीच में भी ये जुड़ा हुआ है, ये भी एक शाखा हो गई, इसी प्रकार से सी और डी के बीच में जुड़ा हुआ था, वो भी एक शाखा हो गई, तो इसमें क्या कहूँगा, शाखा कहूँगा। और इसमें धारा का मान क्या होता है, नियत होता है। किसी भी पॉइंट पर अपन देखें तो इसका मान, धारा का मान क्या होता है, नियत होता है। अब अपन संधि पढ़ेंगे कि व्हाट इज द जंक्शन या डायोड। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि अपन कहते हैं कि भाई ये जयपुर का जंक्शन है, तो और निवाई का जंक्शन है, तो जंक्शन का मतलब जहाँ सारी ट्रेनें आके रुकती हों, उसी प्रकार से अपना जो सर्किट है, परिपथ है, उसी में अपना एक जंक्शन होता है, जिसे मैं नोड भी कहता हूँ, जिसमें दो बिंदुओं को जोड़ा जाता है। यदि किसी जाल में जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं, ब्रांचेज मिलती हैं, उसे संधि या नोड कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल चित्र में बी सी ई आदि क्या है, संधि नोड कहलाते हैं, बी सी और ई। फॉर एग्जांपल बी पॉइंट, सी पॉइंट, ई पॉइंट, तो बी इस पॉइंट के ऊपर ये ब्रांच भी आके मिल रही है, इसकी ये भी शाखा मिल रही है, और ये शाखा भी आके मिल रही है, इसलिए ये मेरा क्या कहलाएगा, संधि या नोड कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से पॉइंट सी लेंगे तो ये भी संधि या नोड कहलाएगा, इसके ऊपर एक प्रतिरोध इधर से जुड़ रहा है, एक प्रतिरोध इधर से जुड़ रहा है, एक प्रतिरोध नीचे से जुड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा संधि या नोड कहलाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट जिसे मैं कहता हूँ पास या लूप। पास या लूप, तो पास या लूप में क्या होता है, ये देखिए, इसे मैं कह सकता हूँ मेश और लूप्स। इसमें क्या होता है, किसी परिपथ में धारा का वह बंद पथ जो कुछ शाखाओं के द्वारा बना होता है, उसे मैं क्या कहूँगा, पास या लूप कहते हैं, मेश और लूप कह सकते हैं। चित्र में ए बी एफ ए और बी सी ई एफ बी, ये क्या है, ये लूप है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, ये एक लूप हो गया, इस सर्किट का चित्र डायग्राम फर्स्ट था, उसका लूप क्या हो गया,
ये हो गया जिसे मैंने क्या कहा, ए बी एफ का, ए बी एफ और ए, ये एक लूप कहलाएगा। इसी प्रकार से बी सी ई एफ और बी, ये भी एक लूप कहलाएगा। इसी प्रकार से सी डी और ई और सी, ये भी एक लूप कहलाएगा। तो फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप और ये थर्ड लूप। तो ये मेरी डेफिनेशंस हो गई। इन डेफिनेशंस के द्वारा ही हम आगे फिर पढ़ पाएंगे कि आगे अपने को किस तरह के सर्किट में इन चीज़ों को यूज करेंगे। तो ये मेरा चैप्टर का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है वो समाप्त हुआ। और सेकंड चैप्टर में अपन पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ क्या होता है, किरचॉफ का नियम क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। कौन है भाई? हेलो।